नमस्कार साथियों, मैं संजय शर्मा आप सभी का मोस्ट वेलकम कर रहा हूं। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं तैयारी करो के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। लक्ष्मी नगर जो कि जिसका लोकेशन है आप सभी को पता होगा, यहां से हम लोग सीधे आज जुड़े हुए हैं लाइव क्लासेस के साथ। और साथियों, आज जो हमारा चर्चा का विषय होगा, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल देखा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, उसे कहें या भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कहें, नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। बाइलिंगुअल क्लासेस होगी। बाइलिंगुअल क्या, मैं उसको बोलूंगा इंग्लिश मीडियम में, जहां पे जरूरत होगा मैं पूरे इंग्लिश भी बोलूंगा आपको। तो जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो आइए पहले टॉपिक को हम डिसाइड करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। तो टॉपिक रहेगा साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। नोट करिएगा इसको, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं या स्वरूप कह सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कह सकते हैं। और अच्छा बात रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कहें हम, नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा इसको कहते हैं नेचर ऑफ द, इसे कहते हैं नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। याद रखिएगा इसे कहेंगे नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहा जाएगा। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का रहेगा वो यही रहेगा आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है। अब दूसरी बात आप याद रखिएगा, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, पहले मैं इसको डिसाइड करता हूं। इसमें मुश्किल से 4-5 पॉइंट होते हैं जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो 4-5 कौन से डायमेंशन है जो इसको हम अगर कवर कर लेंगे तो हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला बात आप याद रखिएगा, इसमें जो हमें देखना रहता है, पहला होता है आपका जो इसमें, इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। सेक्टर के आधार पर यानी क्षेत्रक के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। फिर आप देखेंगे डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, स्टेट क्षेत्रक के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। और इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा राज्य के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। फिर आप देखेंगे डेवलपमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। और फिर आपको मैं आगे की तरफ लेकर चलूंगा, इस पे प्रॉपर्टीज क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए पहले हम सिलेबस को, जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले उसको ऑपरेशन करते हैं, कहां कहां से हमें पढ़ना है। तो पहली बात आप याद रखिएगा डिवीजन ऑफ इकोनॉमी, याद रखिएगा डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट यानी कि राज्य के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। नोट करिएगा साथियों, राज्य के आधार पर, याद रखिएगा राज्य के आधार पर अर्थव्यवस्था का, राज्य के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। तो 3 टाइप है यहां पर, याद रखिएगा। राज्य के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने तरीके से होता है, तो 3 तरीके से होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसे कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो रहेगा इसे कहा जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा रहेगा जिसे कहा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है साथियों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि इसे कहेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। और ये रहेगा आपका, इसे कहा जाएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाएगा। और ये रहेगा आपका जिसे कहा जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहा जाएगा। तो ये 3 बातें आपको याद रखना है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहेंगे और मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहेंगे। तो 3 बातें आप याद रखिएगा, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, स्टेट के आधार पर मैं अभी बांट रहा हूं, बस इतनी बात आपको ध्यान रखना। दूसरी बात आप याद रखिएगा, दूसरा है इसमें डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा जो विभाजन हम यहां पे करेंगे डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ, ये स्टेट था। अगला हम कर देंगे आपका, वहां पे अगला हम कर देंगे डेवलपमेंट भी कह
सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, और एक होता है सेक्टर के आधार पर। तो सेक्टर वाले को पहले कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, बस इतना ही लिखते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर लिख लीजिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर कहा जाता है क्षेत्रक के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। तो याद रखिएगा, क्षेत्रक के आधार पर, क्षेत्रक के आधार पर, तो क्षेत्रक के आधार पर भी तीन तरीके से होता है, तीन प्रकार का होता है। प्राथमिक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था, द्वितीयक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था और फिर तृतीयक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था होती है। तो इसको नोट करिएगा, ये रहेगा आपका प्राथमिक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था, प्राथमिक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था कहेंगे इसको याद रखिएगा। फिर आपका रहेगा जिसे कहा जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था, ये रहेगा आपका द्वितीयक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था, और फिर यहां पे लास्ट रहेगा जिसे कहा जाता है तृतीयक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था, तृतीयक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसे कहा जाएगा प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी, इसे कहा जाएगा प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी। ये रहेगा आपका जिसे कहा जाएगा सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी, और इसे कहेंगे हम टर्शियरी सेक्टर, इसे कहेंगे टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमी कहा जाएगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। क्षेत्रक के आधार पर हमने कर दिया, यहां पर आपको मैंने बांटा था अपना राज्य के आधार पर। अगला होता है डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो तीसरी बात लिखिएगा यहां पर, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। यहां लिखिएगा विकास, विकास ये कानपुर वाला विकास नहीं जो बीच में खबरों में था, विकास के आधार पर, याद रखिएगा विकास के आधार पर यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के आधार पर भी तीन तरीके से होता है, एक को कहेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, या लेस डेवलप्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसे कहा जाएगा डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाएगा। डेवलप्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। अगला रहेगा डेवलपिंग इकोनॉमी, विकासशील, डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाएगा, विकासशील अर्थव्यवस्था। और लास्ट रहेगा इसे कहा जाता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है, यानी कि ये अंडर डेवलप्ड है यानी अल्प विकसित कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ये तीन बातें आपको याद रखना है, यहां पर तीन, यहां पर भी आपको याद रखना है, और तीन बातें यहां पर भी आपको याद रखना है, तीन बातें आपको यहां पे रखना है। तो यहां पे मैंने अभी तीन ही डिवीजन किया है, याद रखिएगा। एक मैंने केवल राज्य के आधार पर बांटा है, दूसरा जो मैंने बांटा है क्षेत्रक के आधार पर बांटा है, और तीसरा जो मैंने आपको यहां पे डायमेंशन बांटा है वो डेवलपमेंट के। अगला जो डायमेंशन अंतर संबंधों के आधार पर है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पर भी हम कह सकते हैं यहां पर। तो अगला इस बात को याद रखिएगा, अगला कहा जाता है कि अगला जो आपको यहां पे टॉपिक क्या था मेरा, हम लोग का टॉपिक था द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दो बातें याद रखिएगा, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और द नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें यहां पर, तो जो अगला इसमें जो डायमेंशन हमें इसमें पढ़ना था, जो चौथा डायमेंशन था आपका, चौथा डायमेंशन आपका क्या था, यहां पर देखिएगा हमने आपके सामने तीन डायमेंशन बताया था। ये स्टेट वाला कर लिया था, और सेक्टर वाले को कर लिया था, फिर डेवलपमेंट वाले को कर लिया था। अगला कैसे, इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, अंतर संबंधों के आधार पर, ट्रेड के आधार पर, या हम कह सकते हैं व्यापार के आधार पर, या आयात या निर्यात के आधार पर। तो ये आपका क्या है, ये है आपका ओपन इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, ओपन इकोनॉमी किसे कहा जाएगा। फिर अगला जो टॉपिक रहेगा जिसे कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी किसे कहा जाता है। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इसे कहा जाता है खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और इसको कहा जाएगा
बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको कहा जाएगा बंद अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको बंद अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। तो ये रहेगा आपका बंद अर्थव्यवस्था, ये रहेगा आपका खुली अर्थव्यवस्था। लास्ट जो हमें इसमें टॉपिक पढ़ना होता है, जो इसका पांचवा जो पॉइंट आपके सामने रहता है, उस पांचवें पॉइंट में ये रहता है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और यहीं पे टॉपिक को क्लोज करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इसे कहा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाएगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की, इसे याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं किसे कहा जाएगा, ये बात भी आपको याद रखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं किसे कहा जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है। तो ये आपके डायमेंशन है, ये वो डायमेंशन है जहां से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। एनसीईआरटी में भी अगर आप पढ़ेंगे 9th से लेकर के 12th क्लास की, अब तो कई बार एनसीईआरटी का कंपाइलेशन भी आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि क्लास 9 से लेकर के 12वीं तक के सभी एनसीईआरटी को कंपाइल करके भी काफ़ी अच्छी बुक आ रही है। मैंने देखा कि काफ़ी बेहतरीन अब जो है कंटेंट भी अब आने शुरू हो गए। पहले तो इकोनॉमिक्स को लेकर के ज़्यादातर इकोनॉमिक्स पे किताबें थी जो सिद्धांतों पर थी, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, कंपटीशन को लेकर के किताब मार्केट में बहुत कम अवेलेबल थे, लेकिन अब तो काफ़ी अच्छे काम हो रहे हैं। मैंने देखा लगातार जो है, तो इतने ही बातों को वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा और इसी को फिर धीरे धीरे करके आगे की तरफ डेवलप कर लिया जाता है, तो हम लोग का काम हो जाता है। तो इसमें पहला जो बात आपको याद रखना है, तो टॉपिक को मैंने आपको क्लियर कर दिया, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, क्षेत्र से क्षेत्रक के आधार पर, और याद रखिएगा डेवलपमेंट के आधार पर, और अगला जो डिवीजन मैंने किया है आपको ट्रेड के आधार पर, और अगला जो बात मैंने आपको बताई प्रॉपर्टीज, ये किसके आधार पर, भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। तो ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट्स है और इस डिस्कशन के पॉइंट्स में ये सारी बातें हम लोगों ने यहां पर देखा है। अब आइएगा यहां पर, अब आपकी क्लासेस प्रत्येक संडे को शाम को 5 बजे से लाइव होंगी। प्रत्येक संडे को आपके सामने हम अवेलेबल रहेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई अगर कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद या बीच क्लास में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो जो है आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो याद रखिएगा, चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको पहले पॉइंट पे। आप याद रखिएगा, टॉपिक आपका मैंने ले लिया है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वरूप। भारतीय अर्थव्यवस्था का इसे कहा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कहा जाता है, नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है इसको। याद रखिएगा, इसे कहते हैं नेचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब देखिएगा इसमें क्या पढ़ना है, मैंने आपको सारी बातें बता दिया है। नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इस नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में 2-3 बातें आपको याद रखनी है। वो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो 3 बातें हमें पढ़ना है यहां पर। तीनों बातें आप लिखिएगा। डिवीजन ऑफ इकोनॉमी, पहला ये सही बना लेते हैं पहले, अब देखिएगा इसको बढ़िया से बना लेते हैं ताकि सही रहेगा। डिवीजन ऑफ इकोनॉमी, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट के आधार पर, राज्य के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। ये टॉपिक आपका है, पहला है राज्य के, मैंने आपको सारा डिवीजन आपको बता दिया है। राज्य के आधार पर अर्थव्यवस्था का, राज्य के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन, ये मैंने आपको टॉपिक को मैंने आपको तोड़ दिया है कि क्या पहला टॉपिक में क्या है। अब इसमें 3 बातें हैं आपके सामने। एक को कहा जाता है, इसको नोट करिएगा, जिसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे दोस्तों, इसको कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, अगला जो रहेगा इसे कहा जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। और याद रखिएगा लास्ट जो रहेगा इसे कहा जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे, इसको कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहें, इसका मतलब इसे कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाएगा। और ये रहेगा, इसे कहा जाएगा सोशलिस्ट
इकोनॉमी कहा जाएगा, और ये याद रखिएगा इसको कहा जाएगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाएगा। याद रखिएगा इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहा जाएगा। तो ये तीन बातें आप याद रखिएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहेंगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी किसे कहेंगे, और यहां पे रहेगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी किसे कहा जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब आइए इसमें क्या प्रमुख बातें हैं, क्या हमें इसमें पढ़ना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा इसमें दो तीन बातें याद रखिएगा, कॉमन सेंस आप लगाइएगा। अगर कोई निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो निवेश करने का उद्देश्य क्या होता है। अगर कोई निवेशक निवेश करता है तो उसका सिंपल सा बात होता है कि वो क्या करेगा, लाभ को कमाएगा, प्रॉफिट को क्या करे, मैक्सिमम प्रॉफिट वो प्राप्त करे। निवेशक का उद्देश्य ये होता है, कोई निवेशक इसीलिए पैसा खर्च करता है। इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमी में आप याद रखिएगा, बगैर उत्पादन किए आप इनकम को जनरेट नहीं कर सकते। उन पर उत्पादन के लिए जो मेनभूत जो आपकी आवश्यकताएं हैं, जो प्रोडक्शन के लिए जो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, प्रोडक्शन करेंगे नहीं तो इनकम को अगर आपको जनरेट करना है तो इनकम को जनरेट करने के लिए आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन के लिए बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, आपके सामने लेबर चाहिए, श्रम चाहिए, लैंड चाहिए, पूंजी चाहिए। तो ये से मान लीजिए पूंजी होगा, आपके पास श्रम चाहिए, लेबर चाहिए, मजदूर की क्या चाहिए, मजदूरी चाहिए, ये सभी चाहिए आपको। पूंजी भी चाहिए, श्रम भी चाहिए आपको, मजदूरी भी चाहिए आपको, भूमि भी चाहिए। ये सभी चीजों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। उत्पादन का मतलब यही होगा कि आपको उत्पादन के लिए मूलभूत आवश्यकता, यानी इसी को कहा जाता है इकोनॉमिक्स में रिसोर्स कहा जाता है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, इसी को रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं। यानी उत्पादन यानी रिसोर्स आपको क्या चाहिए, पूंजी, श्रम, मजदूरी, भूमि चाहिए। तो कैपिटलिस्ट देशों का यही लक्षण ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या चाहते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, लाभ को कमा सके। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन लक्षण यही है। ऐसी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन पर जोर देती है, एन इकोनॉमी व्हिच एम्फेसिस बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी अर्न। ऐसी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन पर जोर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा, उत्पादन क्यों करेगा, लाभ के लिए करेगा। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, आप याद रखिएगा, ताकि ज्यादा ये प्रोडक्शन को क्या किया जा सके, अधिकतम उत्पादन किया जा सके। उत्पादन ये अधिक से अधिक क्या कर सके, उत्पादन कर सके। उत्पादन क्यों करेंगे, उत्पादन अधिक प्रॉफिट के लिए करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, फॉर मोर प्रोडक्शन वुड रिक्वायर टू मोर रिसोर्सेस। उत्पादन अगर करना है तो मैंने आपको बताया, अगर आपको उत्पादन करना है तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए। तो फॉर मोर प्रोडक्शन ये क्या चाहिए, मैक्सिमम आपको रिसोर्सेस की आवश्यकता होगी। इसमें क्या चाहिए, आपको मैक्सिमम रिसोर्सेस की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको अधिकतम संसाधनों की आवश्यकता होगी। और जब आपके पास संसाधन नहीं है तो ऑक्युपाई टू अनदर कंट्रीज फॉर मैक्सिमम रिसोर्सेस। अधिकतम संसाधनों के लिए आपको दूसरे देशों पर क्या करना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा। जैसे संसाधन जिन देशों के पास नहीं है, इस मॉडल को किसने अपनाया, इस मॉडल को अमेरिका माना, या इस मॉडल को इंग्लैंड ने अडॉप्ट किया, ब्रिटेन ने अडॉप्ट किया इस मॉडल को। तो इनके पास तो संसाधन नहीं था ना, इनके पास पूंजी, श्रम, मजदूरी नहीं था। तो ये क्या करेगा, अधिकतम रिसोर्स के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, दूसरे देशों पर कब्जा करना पड़ेगा। इसका मतलब कॉलोनियलिज्म और न्यू कॉलोनियलिज्म को क्या करेगा, ये बढ़ावा देगा, यानी उपनिवेशवाद और नौ उपनिवेशवाद को बढ़ावा देगा। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए ही तो आए थे, धीरे धीरे भारत के संसाधन को लूटना शुरू कर दिए। ये अलग मुद्दा है। तो आप ये इस बात को आपको याद रखना है, पूंजीवादी का भी यही लक्षण होता है। अधिकतम संसाधनों के लिए अधिकतम रिसोर्सेस की आवश्यकता होगी, जो दूसरे देशों पर बढ़ावा देगा, किसको, कब्जा को बढ़ावा देगा। तो भारत जो है, हम लोगों ने कभी तो हम लोग बुद्ध के विचारधारा पे चलने वाले आदमी हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। हम लोग झगड़ा तो करते नहीं है, किसी की 1 इंच की जमीन तो हमने कभी लिया नहीं है। वो तो अलग बात है, चीन हमारी जमीन को लेके बैठा है, फिर बताता रहता है, इधर उधर की बातें करता है। हमने तो कभी किसी के ऊपर डिफेंस तो नहीं किया ना, हम लोग तो हमेशा अपने बचाव में हम लोग डिफेंस किए हैं।
तो याद रखिएगा, भारत ने बोला कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, भारत का जो संविधान सभा था, उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इंडियन असेंबली नॉट एडॉप्ट दिस मॉडल, भारत की संविधान सभा ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ये मैक्सिमम प्रोडक्शन आप क्यों कर रहे थे आप, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, और मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब फिर वही बात थी, सारी बातें मैंने आपको समझा दिया। ये कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। कॉलोनियलिज्म यानी याद रखिएगा, इसको उपनिवेशवाद कहते हैं, या यही न्यू कॉलोनियलिज्म को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। नौ उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद को, इसलिए भारत इस मॉडल को नहीं अपनाया। एडम स्मिथ को इसका जनक माना जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यही है, द फादर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज एडम स्मिथ, ये भी पूछा जाता है प्रश्न। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन पर जोर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके, अधिकतम उत्पादन के लिए अधिकतम संसाधनों की आवश्यकता होगी जो दूसरे देशों पर कब्जा को बढ़ावा देगा, अर्थात राइज टू कॉलोनियलिज्म एंड न्यू कॉलोनियलिज्म, ये कॉलोनियलिज्म और न्यू कॉलोनियलिज्म को बढ़ावा देगा। इंडियन असेंबली नॉट एडॉप्ट दिस मॉडल, भारत की संविधान सभा ने इस मॉडल को अपनाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, यहीं पर तीनों बातें हम डिस्कस कर लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने बनता है, अगले प्रश्न को कहा जाता है समाजवादी किसे कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। अभी देखे होंगे कि अंबानी परिवार के बेटवा का शादी हो रहा है, बड़ा वायरल हो रहा है इस समय, वो फेसबुक पर, फेसबुकिया पे बड़ा इस समय वायरल हो रहा है कि जो है मतलब कि पूंजीवादी के घर में समाजवादी भी पहुंच गए। मतलब समझ सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भैया हैं, भैया कहा जाता है जनरली, अब किसको कहा जाता है सभी लोग आप जानते हैं, वो भी पार्टी में चले गए हैं पूंजीवादी। तो बोला गया कि समाजवाद भी पूंजीवाद में क्या कर गया, पूंजीवाद के साथ मिक्स कर गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पार्टी है तो पार्टी के आयोजन में सभी पार्टियां भी जाती हैं, और वो क्षेत्रीय दल की पार्टियां हो, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे आपका राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां, तो सभी लोग वहां पे शामिल हुए हैं। तो ये वो पार्टी नहीं है, आप याद रखिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जो वितरण पर जोर देती है, एन इकोनॉमी विच बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन या विच एम्फेसिस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, ये वितरण पर जोर देती है। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 38 डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देगा, याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण पर जोर देगी। आपने आर्टिकल 38 पढ़ा होगा, जो भारत का संविधान का आर्टिकल 38 पढ़ा होगा, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। मतलब भारत जो सरकार होगा, ये भारत की जो सरकार होगी, ये अधिकतम लोगों के कल्याण की बात करेगी। अब याद रखिएगा, अधिकतम लोगों का कल्याण कैसे होगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वितरण कर सके। तो ये क्या कर सके, वेलफेयर को किया जा सके। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, अधिकतम कल्याण को क्या किया जा सके, अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। यही तो कह रहा है, एन इकोनॉमी विच एम्फेसिस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मैक्सिमम वेलफेयर। मैक्सिमम वेलफेयर के लिए, इस बात को आपको याद रखना है, अधिकतम कल्याण के लिए ये क्या करेगा, अधिकतम कल्याण पर जोर देगा, मैक्सिमम कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन याद रखिएगा, आपको अगर अधिकतम कल्याण भी करना है या वितरण भी करना है, तो भी आपको क्या चाहिए, आपको रिसोर्सेस चाहिए। बिना रिसोर्सेस को यानी संसाधन के आप किसी को कैसे कल्याण कर सकते हैं, कि आप कैसे किसी को वितरण कर सकते हैं, संसाधनों का कैसे वितरण कर सकते हैं। यही बात आप याद रखें। भाई हमारे पास 10 शर्ट रहेगा तभी तो एक शर्ट हम किसी को दे पाएंगे, तो एक्स्ट्रा होगा तभी आप दे पाएंगे। सरकार कब देगी सर, इसलिए तो उसको डीपीएसपी में डाला गया है। सरकार की यह इच्छा है, सरकार चाहेगी तो करेगी, नहीं होगा तो नहीं करेगी। यही तो बात है, ऐसी अर्थव्यवस्था जो वितरण पर जोर देता है। तो यह इकोनॉमी विच एम्फेसिस बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मैक्सिमम वेलफेयर, अधिकतम कल्याण के लिए, जो फॉर मैक्सिमम वेलफेयर वुड रिक्वायर टू मैक्सिमम रिसोर्सेस, अधिकतम कल्याण के लिए अधिकतम संसाधनों की आवश्यकता होगी। फिर ये क्या करेगा, राइज टू गिव
कॉलोनियलिज्म एंड न्यू कॉलोनियलिज्म, या कह सकते हैं आप लोग कि फॉर मैक्सिमम रिसोर्सेस ऑक्युपाई टू अनदर कंट्री, दूसरे देशों पर फिर से ये क्या करना पड़ेगा, दूसरे देशों पर क्या करना पड़ेगा, ऑक्युपाई करना पड़ेगा। ऑक्युपाई का मतलब क्या करना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा। और भारत इस देश का, भारत का कभी इस नेचर ही नहीं रहा हमारा कि किसी दूसरे देशों पर हम कब्जा करें। भारत ने इस मॉडल को भी नहीं अपनाया। इंडिया नॉट एडॉप्ट दिस मॉडल। हालांकि ये मॉडल जो है यूएसएसआर में खूब चलता है। यूएसएसआर याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इसका एग्जाम्पल भी आपको याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये है, अगला कहा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाएगा। अगला क्या कहेंगे साथियों, तो अगला कहा जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाएगा। तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, बचपन में दादी की वो कहानी सुना होगा आपने कि पैर उतना ही पसारो जितना चद्दर हो। इसका मतलब सीधी सीधी बातें हैं, आप वहां से जोड़ करके भी देख सकते हैं। इसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो, आप उत्पादन नहीं करोगे तो अगर आपने उत्पादन नहीं किया तो आप इनकम ही नहीं जनरेट कर पाओगे, और आपने अगर वितरण नहीं किया तो लोगों का कल्याण भी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। लोगों का कल्याण भी आपको सुनिश्चित करना है और आपको अपना इनकम भी करना है। भारत उसी मॉडल पर चलने वाला है। इंडिया ने क्या किया, बोला कि एन इकोनॉमी इन विच प्रोडक्शन टू आवर कैपेसिटी, उत्पादन हम अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन टू आवर एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू आवर रिक्वायरमेंट, और जो वितरण है हम कैसे करेंगे, जो जरूरत के हिसाब से करेंगे, यानी वीकर सेशन ऑफ द सोसाइटी किया जाएगा। किसानों के लिए हम क्या करेंगे, पीएलआर दे देंगे, प्राइमरी लैंडिंग रेट पर ऋण को बांट देंगे और किसानों के कल्याण को भी सुनिश्चित कर देंगे। यहां पे याद रखिएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन तो करेंगे। भाई देखो, उत्पादन अगर आप नहीं करेंगे, उत्पादन का मतलब क्या होता है, उत्पादन का मतलब यानी प्रोडक्शन अगर आप नहीं करेंगे, और याद रखिएगा वितरण का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये दोनों हम कार्य करेंगे। याद रखिएगा, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि हमने पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को जोड़ दिया। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने दोनों को जोड़ दिया, पूंजीवाद और समाजवाद को दोनों को जोड़ करके मिश्रित बना दिया। ना, ऐसा गलती मत करिएगा। प्रायः पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों यहां पर मिस्टेक करते हैं। दोनों को जोड़ने से मिश्रित नहीं आया है दोस्तों। याद रखिएगा, ये ऐसा मॉडल है जिस मॉडल में क्या किया गया, उत्पादन हम अपने कैपेसिटी के अनुसार करते हैं। कैपेसिटी बोले तो क्षमता के अनुसार हम इसमें उत्पादन कर लेते हैं, और जो वितरण जो है ये हम अपने आवश्यकता के अनुसार कर लेंगे। वितरण आवश्यकता का मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार, जिसको जरूरत होगा रिक्वायरमेंट के अनुसार हम क्या कर लेंगे, वितरण कर लेंगे। तो यही है, यानी याद रखिएगा, क्षमता कैपेसिटी के अनुसार हम अपना उत्पादन कर लेंगे, और उत्पादन का कार्य कौन करेगा, निजी क्षेत्रक भी कर सकता है, निजी इंडिविजुअल व्यक्ति भी कर सकता है, कोई भी यहां पर इंडिविजुअल कर सकता है। और वितरण कौन कर सकता है, तो वितरण कौन करेगा, वितरण आपका स्टेट करेगा। वितरण का कार्य किसका, स्टेट का है, और उत्पादन का कार्य निजी किसी इंडिविजुअल का भी है, तो ये इंडिविजुअल का भी रहेगा, ये इंडिविजुअल का भी रहेगा, और ये स्टेट का भी रहेगा। यानी कोई व्यक्ति, निजी व्यक्ति की भी बात कर रहा है ये, और ये राज्य की भी बात कर रहा है। यानी कि इसमें दोनों के लक्षण समाहित हो जा रहे हैं। दोनों के लक्षण नहीं कहेंगे, दोनों को लेकर के चल रहा है, दोनों को सामंजस्य को लेकर के चल रहा है, जिसमें निजी सामंजस्य भी है और इसमें राज्य का भी सामंजस्य है। इसी को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत ने बोला बिल्कुल, हमारी पुरानी दादी का कहानी याद आ गया। उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही मॉडल को तो चाह रहे थे। भारत जब आजाद हुआ तो टूटा हुआ भारत था, बिखरा हुआ भारत था, गरीबी बेरोजगारी बहुत चरम पोजीशन पे थी। ऐसे कंडीशन में लोगों ने, भारतीयों ने बोला कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट करेंगे। इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में यही मॉडल अपनाया गया, ताकि वितरण जो हम करें, ये वितरण में क्या करेगा, राज्य कर देगा, और जो जरूरत होगा, जिसको ज्यादा क्षमता होगी, उत्पादन करेगा, कंपनी लगाएगा और अपना कार्यों को करे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला मॉडल है राज्य के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। आपको यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने बनता है, इसको आप याद रखिएगा। नेचर ऑफ इकोनॉमी, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ये पहला पार्ट हमने केवल बताया, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, राज्य के आधार पर। अब दोस्तों अगला मैं बताता हूं क्षेत्रक के आधार पर।
क्षेत्रक के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन, ये तीन है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर कहा जाता है। तो तीनों को आप यहां पे लिखिएगा, डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ, लिखिएगा डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर के आधार पर, लिखिएगा डिवीजन ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर कहा जाता है। इसे कहते हैं क्षेत्रक के आधार पर, इसे कहेंगे क्षेत्रक के आधार पर, क्षेत्रक के आधार पर, क्षेत्रक के आधार पर अर्थव्यवस्था का, क्षेत्रक के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। याद रखिएगा क्षेत्रक के आधार पर भी अर्थव्यवस्था तीन तरीके से होता है, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक। याद रखिएगा इसको कहा जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा ये है आपका प्राथमिक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दूसरा याद रखिएगा इसे कहा जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक की, इसे कहा जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था। और याद रखिएगा तीसरा आपको याद रखना है, इसे कहा जाता है तृतीयक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था, तृतीयक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था कहा जाता है, यानी इसे कहेंगे टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमी कहा जाता है। ये रहेगा आपका, इसे कहा जाएगा सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी, इसे कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी कहा जाएगा। और ये रहेगा, इसे कहा जाएगा प्राइमरी सेक्टर, इसे कहा जाएगा प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी कहा जाएगा। तो ये तीन बातें आपको याद रखना है। क्षेत्रक के आधार पर कितना हो गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। क्लियर हो गया आपका। अब देखिएगा प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमी किसे कहा जाएगा, एन इकोनॉमी हुज प्रोडक्ट is made from the, an economy whose product are made from the natural product, यानी कि ऐसे उत्पाद जो प्रकृति निर्मित होते हैं, यानी कि जिसको सिर्फ और सिर्फ प्रकृति ही क्या कर सकता है, बना सकता है। यानी कि जो ये उत्पाद जो होगा, ये याद रखिएगा उत्पाद कहें यानी प्रोडक्ट कहें, तो जो उत्पाद होगा ये कैसा होगा, ये प्रकृति निर्मित होगा। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा, प्रकृति निर्मित। प्रकृति निर्मित का मतलब क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट होता है। ये याद रखिएगा नेचुरल प्रोडक्ट होता है, तो इसी को कहा जाएगा प्राइमरी। एग्जाम्पल के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कृषि, एग्रीकल्चर आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा। कृषि आपका इसी, वन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। वन का मतलब क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट भी, या फॉरेस्ट्री भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा, फॉरेस्ट्री। या आपका फिशिंग भी क्या हो जाएगा, फिशिंग भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। माइनिंग और क्वाइन, याद रखिएगा इकोनॉमिक सर्वे, जो आर्थिक जो सर्वे है, ये आपको माइनिंग और जो खनन जिसे कहा जाता है, माइनिंग यानी खनन को, और याद रखिएगा उत्खनन को, इसमें बड़ा विवाद है, लेकिन इसको माइनिंग और क्वाइनिंग को इकोनॉमिक सर्वे प्राइमरी सेक्टर में ही रखता है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, क्वायरिंग, माइनिंग, और ये आपका फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी जिसे कहा जाता है, जो छोटे छोटे पौधों को लगाया जाता है, और ये आपका फॉरेस्ट वन, फिशिंग, ये सब के सब आपके क्या होते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट यानी कि इसका कहने का मतलब है प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। दूसरा प्रश्न क्या बनता है, इसको बड़ा इत्मीनान से समझिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात रहेगी, एक पॉइंट से मैं समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा आपका। सेमी प्रोडक्ट आर फुली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट मेड फ्रॉम दी प्राइमरी प्रोडक्ट, यानी कि जो अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित, ये क्या होगा, अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित जो उत्पाद होता है की सहायता से बना होता है। यानी कि ये जो अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित बनेगा, यह प्राथमिक क्षेत्रक की सहायता से बनेगा, मेड फ्रॉम दी प्राइमरी सेक्टर। यही बात कर रहा है, सेमी प्रोडक्ट और फुली प्रोडक्ट मेड फ्रॉम दी प्राइमरी प्रोडक्ट इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमी। द्वितीयक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जो प्राथमिक क्षेत्रक की सहायता से या तो अर्धनिर्मित होगा या तो पूर्ण निर्मित होगा। मैंने शब्द यहां पर बोला है आपका
कि या ये तो सेमी प्रोडक्ट होगा या तो ये फुली प्रोडक्ट होगा, या तो ये क्या होगा, ये फुली प्रोडक्ट होगा, यानी कि इसे कहते हैं अर्ध निर्मित होगा, या तो ये पूर्ण निर्मित होगा। कैसा होगा साथियों, या तो ये पूर्ण निर्मित होगा। बनेगा किससे, प्राइमरी सेक्टर की सहायता से बनेगा, यानी बनता इसी की सहायता से है। तो ये बात आप याद, जैसे आपका सबसे अच्छा एग्जांपल अब मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये मिल्क है, ये तो ना आपका कलर नहीं आएगा, कलर को मैं चेंज कर लेता हूं, तो कलर को मैं चेंज कर लेता हूं। मिल्क है, मिल्क के बाद मिल्क से आपने मान लीजिए कि आपने मिल्क से कर्ड बनाया, यानी कि आपने दही बना लिया, और ये आपने क्या कर दिया, दूध से आपने दही बना लिया। दही से आप मान लेते हैं कि बटर बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं, बटर से आप मान लेते हैं विटामिन की गोलियां आप बना ले रहे हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बना दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, आप अगर यहां पे दूध को सीधे आपने दही के रूप में, अगर उपभोक्ता उसको उपभोग कर जाए, जो कंज्यूमर है कंज्यूम कर जा रहा है, मिल्क को सीधे जो है दही के रूप में अगर उपभोक्ता कंज्यूम कर जाता, तो इसको क्या कहा जाता है, तब इसको कहा जाता फुली प्रोडक्ट कहा जाता, तब इसको पूर्ण निर्मित कहा जाता। लेकिन अगर ये दही से क्या बना लिया आपने, बटर बनाया, तो दही से अगर आपने मक्खन निकाली, तो ये तो आपका सेमी प्रोडक्ट हो गया ना। मिल्क से बन रहा है कर्ड, तो ये सेमी प्रोडक्ट हो गया, और बटर को अगर उपभोक्ता उपभोग कर रहा है तो ये फाइनल में हो जाएगा और ये आपका सेमी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा, एनसीईआरटी में भी इस बात का जिक्र किया गया है। तो ये इसको कहेंगे सेमी प्रोडक्ट कहेंगे, और इसको कहेंगे फुली प्रोडक्ट कहा जाएगा। और लास्ट में अगर मान लीजिए इसके बाद अगर विटामिन बी यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ही क्या हो जाएगा, अर्थ निर्मित होगा, और ये अगर उपभोक्ता उपभोग जिसका कर रहा है वो पूर्ण निर्मित हो जाएगा। लेकिन इसका बेसिक कहां से पूरा हो रहा है, तो ये बेसिक कहां से आ रहा है, मिल्क कहां से आ रहा है, तो मिल्क जो होता है दोस्तों ये प्राइमरी सेक्टर का है, तो आपको पता ही है। तो ये बात आपको याद रखना है। जैसे रोड बनाना है, तो रोड के लिए आपको गिट्टी चाहिए, तो गिट्टी आपका कहां से होगा, प्राइमरी सेक्टर में हो जाएगा। डामर की सड़कें जो रोड्स वगैरह बनेगा वो इसी के तहत आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। तो यही होगा, तो यही मैंने आपको बताया। ये क्या होता है, सेमी प्रोडक्ट होता है या फुली प्रोडक्ट होता है, मेड फ्रॉम दी प्राइमरी प्रोडक्ट होता है, प्राथमिक क्षेत्रक की सहायता से बनता है। इस बात को लिख लीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्रक की सहायता से बनता है, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। इसको कहते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सेक्टर कहा जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, इसको कहेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी सेक्टर। लास्ट में आपके सामने एक पॉइंट और आएगा जिसे कहा जाएगा तृतीयक क्षेत्रक की अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक के मूल्य को बढ़ा दे, यानी एन इकोनॉमी विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये दोनों के, यानी इसको और इसके मूल्य को क्या करो, सर्विस है तो सर्विस आपका इसी की तरह वेरियस सर्विसेज आर कम्स इन दिस टाइप्स। इसके अंतर्गत विभिन्न सेवाएं आती है, इसलिए टर्सरी सेक्टर को जनरली कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, इसको आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, इसको सर्विस सेक्टर भी कहेंगे, और इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, इसको इंडस्ट्रीज सेक्टर भी कहा जाता है। इंडस्ट्रीज का मतलब इसको उद्योग वाला भी कहते हैं, और ये तो जनरली आपका प्राइमरी सेक्टर में कृषि सेक्टर भी इसको कहा जाता है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर। जैसे मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर को आपने मेंटेन कर लिया, तो लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के बाद वो टर्सरी सेक्टर में हो जाए। जैसे मान लीजिए कि यहां से आपने मछली को लिया, आपने यहां से क्या करा, फिशिंग, या आपने यहां से मछली को लिया, मछली को क्या कर दिया, उद्योग में लेके चले गए, इसको इंडस्ट्री सेक्टर भी कहेंगे, और वहां पे ले जाकर इसको बढ़िया से फ्राई किया, तालाब वगैरह दुकानों पे लेके चले गए, जोमेटो के माध्यम से आपने उसको क्या कर दिया, भिजवा दिया। तो अब तो आजकल जोमेटो के माध्यम से भी है, नेट खोलिए और बुलाइए, फिर आपके घर तक ला के सेवाएं पहुंचा जाएगा। तो वो था क्या, वो मछली किसका था, प्राइमरी सेक्टर का था, और ये जो दुकानदार था वो कौन सा था, सेकेंडरी सेक्टर था। और ये क्या कर दिया, जो सर्विस प्रोवाइडर आ गया, तो सर्विस प्रोवाइडर की वजह से अब मछली की कीमत तो बढ़ गई ना यहां पर आकर के, तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्विस सेक्टर होगा। इनकी वैल्यू को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। एडवर्टाइजमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो क्या करता है, ये जो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाता है, यानी उद्योगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए तो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट होते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। तो इसको आपको याद रखना है, तृतीयक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आपको याद रखना है। ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज दी वैल्यू ऑफ
इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्राइमरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर के मूल्य को क्या कर देगा, प्राथमिक और द्वितीयक के, प्राथमिक क्षेत्रक प्लस द्वितीयक, याद रखिएगा द्वितीयक के मूल्य को क्या कर देगा, मूल्य को बढ़ाने का कार्य करता है। इसी के तहत लॉ एंड ऑर्डर आपका आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा, लॉ एंड ऑर्डर आ जाएगा, विभिन्न सर्विसेज आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा, ये सब इसी के तहत आपका आ जाएगा, प्रशासन इसी के तहत आ जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए शानदार, देखिए पढ़ाई के साथ साथ आप अपने आप के समझ को विकसित करिए। जब तक समझ नहीं विकसित करेंगे प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होगा, और यही समझ जिस दिन आपके अंदर विकसित हो जाएगी, आप धीरे धीरे क्या करेंगे, आप अपने आप को विकास की धारा में जोड़ते हुए चले जाएंगे। अब ये दो बातें मैंने आपको बताई, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, राज्य के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन, आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्र। अब आता है अगला डेवलपमेंट के आधार पर। अब डेवलपमेंट के आधार पर भी मैं आपको बता ही देता हूं, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का विभाजन। अब इसमें ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बहरहाल बात निकलेगी तो बड़ा टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, 1.5-2 घंटे का टॉपिक है, तो अब इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। बस ये दो ही पॉइंट्स को मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगला जो टॉपिक है अब उसको मैं कभी आपको डिस्कस कर दूंगा। अगला कुछ बातें और मैं आपको बता देता हूं। बहरहाल आज जो हमारी क्लास है, उस आज की जो मेरी क्लासेस है, उस आज की क्लासेस को तो इतने ही पर रोकेंगे। फिर इसके आगे की जो हमारी क्लास है, इसके आगे की भी क्लासेस को हम लोग आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। बहरहाल आप इतनी सारी बातों को आप लोग आज सीखा आप लोगों ने, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप और कैसे था भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने क्या किया, एक बेहतरीन तरीके से इस पर एक समझ विकसित करने की कोशिश की। तो आज जो केवल मैंने आपको 2 टॉपिक बताया, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, और दूसरा जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में क्या क्या वो बातें हमें पढ़नी थी, अभी विशेषताएं नहीं बताई, फिर कभी एक और वीडियोज मिल जाएगा आपको। तो प्रत्येक संडे को आपको एक क्लास मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था की आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग अनुमति दीजिए संजय शर्मा को, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।